Subject history, class 10, topic the age of Indian textile. यानी हिंदुस्तान की कपड़े मिलों की एज क्या थी, ये कैसे चलती थी. इंट्रोडक्शन बेटा. बिफोर द राइज ऑफ इंडस्ट्रीज इन यूरोप, जब से इंडस्ट्रीज कायम नहीं हुए थे कहाँ, यूरोप में. इंडिया वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टेक्सटाइल्स इन द वर्ल्ड. और हिंदुस्तान बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, यानी पैदा करने वाला था टेक्सटाइल्स वर्ल्ड में. इंडियन कॉटन एंड सिल्क, हिंदुस्तान के कपास और सिल्क वर द फेमस एंड फाइन. ये बहुत मशहूर और बेहतरीन क्वालिटी थी, ब्यूटीफुल डिज़ाइन होता था एंड ड्यूरेबिलिटी, और बहुत ज़्यादा पायदार मजबूत कपड़े होते थे. इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. अब इंडियन टेक्सटाइल की इम्पोर्टेंस क्या है. Indian textiles were exported to different parts of the world like as Europe, Africa, Southeast Asia. ये जो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल्स है ये एक्सपोर्ट किया जाता था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. लाइक यूरोप में हम ये कपड़े बेचते थे, अफ्रीका में या साउथ ईस्ट एशिया में. ट्रेडर्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक, और जो कारोबारी लोग थे, ट्रेडर्स थे, कंट्री लाइक पुर्तगाल, फ्रांस एंड ब्रिटेन, केम टू इंडिया टू बाय क्लोथ्स. वो हिंदुस्तान में कपड़े खरीदने के लिए आते थे. इंडियन फैब्रिक्स लाइक मिसलिन, वेरी फाइन कॉटन, सबसे बेहतरीन जो फाइन कॉटन माना जाए उसको बोलते हैं मिसलिन, वेरी फाइन कॉटन. दूसरा है फिर सिल्क. तीसरा है कैलिको, यानी प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स, वेरी हाई डिमांड. तो ये जो कैलिको है ये वो कॉटन है जिस पर प्रिंट छाप चढ़ाई जाती थी और इसकी बहुत डिमांड होती थी. रोल ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी. अब ईस्ट इंडियन कंपनी जो बरतानिया की थी, इसका रोल इसमें क्या था. द ईस्ट इंडियन कंपनी केम टू इंडिया एज ट्रेडर. ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश हुई एज ट्रेडर, जिन्हें कारोबार करने के लिए ये कंपनी उन्होंने यहाँ इस्टेब्लिश की. ग्रेजुअली दे गेन्ड पॉलिटिकल कंट्रोल, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सियासत पर भी कंट्रोल किया. आफ्टर द बैटल लाइक प्लासी, यानी जब के बैटल प्लासी का जब बैटल उन्होंने लड़ा उसमें उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल किया. फिर दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ टेक्सटाइल. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंट्रोल किया किस पर, प्रोडक्शन पर जो हिंदुस्तान में माल निकलता था, एंड ट्रेड ऑफ टेक्सटाइल, और कपड़े की सनत पर उन्होंने अपना कंट्रोल किया. फिर हाउ इंडियन टेक्सटाइल कंपनी वर्कर. अब ये हिंदुस्तान की टेक्सटाइल कंपनी कैसे काम करते थे. प्रोडक्शन वाज मोस्टली डन बाय हैंडलूम वीवर्स. ये जो कपड़े बनाए जाते थे ये अक्सर घरों में हैंडलूम वाले बनाते थे. तो वर्क वाज डन बाय होम एंड विलेजेस. और इनका काम कहाँ किया जाता था, घरों में या गांवों में. द सिस्टम इन्वॉल्व्ड. इस सिस्टम में क्या था, स्पाइनर्स, सूत काटने वाले होते थे जो क्या यार्न बनाते थे, यानी सूत बनाते थे. व्यूअर्स वो क्लोथ, और जो व्यूअर्स थे घरों में कपड़े बनाने वाले थे वो कपड़े बनाते थे. डायर्स कलर्ड फैब्रिक्स, और जो डायर्स होते थे वो कपड़ों को रंग देते थे. कंपनी इज कंट्रोल ओवर व्यूअर्स. अब जो ये कंपनी है उन्होंने अपना कंट्रोल लिया किन पर, कारीगरों पर. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड ए सिस्टम कंट्रोल ओवर व्यूअर्स. उन्होंने एक निज़ाम बनाया
جس سے انہوں نے کنٹرول کیا کن پر؟ کاریگروں پر۔ ایڈوانس سسٹم، پہلے کیا یہ کرتے تھے ایڈوانس سسٹم میں؟ ویورز وائر گیون لونز ان ایڈوانس، یعنی ان کاریگروں کو لون ایڈوانس میں پیشگی میں دیا جاتا تھا۔ پھر ان ریٹرن دے ہیڈ ٹو سپلائی کلوتھز اونلی ٹو کمپنی، واپسی پر ان کو جو یہ گھروں میں کپڑے بناتے تھے یہ ان کو کمپنی کو دینا ہوتا تھا۔ ریسٹرکشنز کیا تھی پھر؟ ویورز were not allowed to sell their products other traders، اور جو یہ کاریگر لوگ تھے جو یہ کپڑے بناتے تھے آئٹمز بناتے تھے ان کو دوسرے ٹریڈرز کو یہ اجازت بھیجنے کے لیے نہیں تھے۔ They had to sell at low prices fixed by company، اور ان کو یہ اپنے چیزیں بیچنے تھے کم قیمت میں جو یہ کمپنی ان کو فکس کرتی تھی۔ پھر یوز آف فورس، پھر طاقت کا بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ کمپنی ایجنٹس آفن یوزڈ وارننگز اینڈ تھریٹس، جو کمپنی ایجنٹس ان کے تھے ان کے ہرکارے ہوتے تھے جو یہ مال جمع کرتے تھے یہ ان کو اکثر کیا کرتے تھے؟ وارننگ دیتے ہیں، تھریٹس دیتے تھے۔ اور ویورز فیسڈ ہارش ٹریٹمنٹ، اور ان کاریگروں کو کیا بہت بڑی سزا دی جاتی تھی if they refuse، اگر وہ انکار کریں، اگر وہ انکار کریں ان کو بیچاروں کو سزا بھی ملتی تھی۔ یہ تھی حالت۔ یہ کچھ پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ٹیکسٹائل کے بارے میں، انشاءاللہ کل اور 5-8 پوائنٹس میں بیان کروں گا، اس کے ساتھ میں رخصت لوں گا۔ خدا حافظ۔